तो जैसा आज का हमारा टॉपिक रहेगा दिस वन, exporting the data from the different sources and after that importing the data from the different sources। तो सबसे पहला टेक्स्ट फाइल हमारा टारगेट होगा। एक टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे ओपन करूंगा, उसमें कोई डाटा पड़ा होगा, उस डाटा को हम लोग एक्सेल में कैसे ला सकते हैं वो तरीका हम यहाँ पे देखेंगे। सो जस्ट मैं एक डाटा सेट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल पड़ी है जिसका नाम है 2 मई और इसमें एक डाटा पड़ा हुआ है। ये डाटा मुझे एक्सेल में लाना है काम करने के लिए। डाटा कैसा भी हो सकता है, ये भी है और भी कोई डाटा हो सकता है। डाटा को इंपोर्ट करते वक्त आपको देखना है कि जो 2 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में डिलीमीटर क्या है। इनके बीच में जो लेटर होता है उसको डिलीमीटर कहते हैं, उसकी पहचान आपको करनी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 कॉलम के बीच में जो डिलीमीटर है वो क्या है, टैब स्पेस। इट इज नॉट अ स्पेस, इट इज अ टैब स्पेस। स्पेस ये होता है जो राजू धनकर और सन्नी देओल के बीच में आ रहा है, इसको स्पेस बोलते हैं। इट इज नॉट अ स्पेस, इट इज अ टैब स्पेस। इतनी पहचान करनी है बस आपको। अब जिस एक्सेल में आपको डाटा लोड करना है वो एक्सेल खोलो आप। जहां पर डाटा लोड करना होगा लोकेशन बताओ। डाटा पे जाना है, यहां पर आपको मिलेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। एक ग्रुप खुलेगा यहाँ पर, इसमें आपको दिखेगा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। यहां पर जाने के बाद आपको वो टेक्स्ट फाइल बतानी होगी कहां पर है। तो वो टेक्स्ट फाइल 2 मई के नाम से थी, ये हमने दिया, इंपोर्ट किया। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो वो आपके डाटा को कनेक्ट करेगा, आपको आपका डाटा दिखा देगा। यहाँ पे देखिए, अब ये डाटा इसने बिल्कुल ठीक दिखाया है। पता है क्यों? क्योंकि डिलीमीटर यहाँ पर टैब सिलेक्ट होकर अपने आप आ रहा है। कई बार ये सिलेक्ट होकर नहीं आता है, ठीक है, कई बार ये सिलेक्ट होकर नहीं आता है, कुछ और हो सकता है। तो देखिए डाटा खराब हो गया। तो यहाँ पर आपको डिलीमीटर में वो जो डिलीमीटर आपने पहचान करी थी वो सही यहाँ पे कर लेना। अगर डाटा गलत दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब डिलीमीटर गलत है। वहां पे आप अपना डिलीमीटर सही कर लेना। यहाँ पे कोई ऐसा साइन यहाँ पर आपको आपकी फाइल में दिखे जो यहाँ पे ना हो तो कस्टम पे जाके आप खुद से भी डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ए डालूंगा तो मेरा डाटा ए फॉर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग डिलीमिट होगा, यानी दूर दूर होगा, है ना। लेकिन अभी हमें जो डाटा डिलीमिट करना है वो देखो ए के अकॉर्डिंग दूर दूर हुआ है, ठीक है। डाटा मुझे टैब के अकॉर्डिंग करना था तो यहाँ पर आप टैब लेंगे, डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको बस ये लोड करना है और आ गया, फिनिश। समझे? अब हम उल्टा करेंगे, एक्सपोर्ट डेटा टू द टेक्स्ट फाइल। एक्सपोर्ट डेटा टू द टेक्स्ट फाइल। तो डेटा को एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या रहेगा? आपको फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा चेंज फाइल टाइप। यहाँ पे आपको फाइल का टाइप पकड़ना है टेक्स्ट, इस वाले फॉर्मेट में सेव करेंगे और इसको आप सेव कर दो। जो नाम आपको डालना है आप कर दीजिए। तो मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर देता हूँ। आज की डेट है 17 जुलाई और ये देखिए मैंने इसको सेव किया। किस फॉर्मेट में आ रहा है? अपने आप से टेक्स्ट में आ रहा है। आपकी ये फाइल सेव कर दी गई होगी, ये देखिए आ गई और इसमें वो सारा डाटा मौजूद है। अब हम बात करेंगे कि इस डाटा को पीडीएफ में अगर सेव करना हो तो कैसे करना है। किसमें करना है? अब हमें से पीडीएफ में करना है। तो जो भी डाटा आपको पीडीएफ में सेव करना है उसकी पहचान करो। पहले कंट्रोल ए से डाटा सिलेक्ट करो, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट करो
यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पर दिख जाएगा। आप नाम डालिए एंड देन सेव इट। आपकी फाइल सेव कर दी जाएगी और डाटा आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे समझ। अब मानकर चलिए आपको कोई पीडीएफ दे दी जाए, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ में ये डाटा है। अब पीडीएफ का कोई डाटा, ये एक डेली पर्पस में यूज होने वाला वर्क है जो भी आप सीखने जा रहे हैं। आपको रिपोर्ट पीडीएफ में मिल सकती है, उसमें डाटा हो सकता है, आपको वो रिपोर्ट एक्सेल में डालने के लिए कहा जा सकता है। उसको देख देख कर एक एक एंट्री करने से अच्छा है ये सीख लो, एक क्लिक में डाटा चला जाएगा। तो इस पूरे डाटा को एक्सेल में लाना है। और पीडीएफ के डाटा को ऐसा भी नहीं है कि आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। तो मैं उस डाटा को यहां पे लाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये खाली है। डाटा में जाएं, यहां पर गेट डेटा, फिर फ्रॉम फाइल, और उसमें आपको मिलेगा फ्रॉम पीडीएफ। बस आपको वो पीडीएफ फाइल बतानी होती है, बाकी सिरदर्दी इसकी है, ये कर लेगा आपने। आपको डेटा यहाँ टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे दिख जाएगा, ये रहा, देखो दिख रहा है ना यहाँ पर। आपको जो डाटा आपका है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे लोड करना है। आ गया टेक्स्ट समझ में, आ गया पीडीएफ समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इंटरनेट, उससे पहले पीपीटी देख लो। अगर आपको ये डाटा प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी में यूज करना है तो आप डाटा को सिलेक्ट करो, सिंपल कॉपी करो और जिस भी पीपीटी में लगाना है पीपीटी खोलो। इसका लेआउट ब्लैंक कर लेते हैं ताकि जगह मिले हमें। यहां पर आप इसको पेस्ट करने की बजाय पेस्ट एज एम्बेड करोगे। ऐसा करने से एक्सेल में कनेक्ट रहेगा। एम्बेड। अब ये डाटा आ गया आपके पास। ऊपर आप देखेंगे ये सारे के सारे पीपीटी के ये ऑप्शन है, बिकॉज ये पावर पॉइंट है, एक्सेल नहीं है। अब आपको इसमें कोई एक्सेल वाला कोई काम करना पड़ जाए तो आपको एक्सेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस पर डबल क्लिक करो, ये डाटा एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो डबल क्लिक, परमिशन मांगेगा, आप इसको अनेबल कर दें। यहां पर आने के बाद जैसे मैंने डबल क्लिक करा, आपका ये डाटा एक्सेल में कन्वर्ट हो गया। अब आप एक्सेल की तरह जो मर्जी लगाओ, ये एक्सेल है। कैसे पता चलेगा? होम पे देखो कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग एक्सेल में होती थी। डेटा में देखो, याद करो डेटा वैलिडेशन, ये एक्सेल में खुला हुआ है सारा। अभी पूरा एक्सेल है, जब मर्जी लगाओ आप। जैसे मैं आज यहाँ पर आज की डेट डाल के दिखाता हूँ, फॉर्मूला डाल के दिखाया, देखो काम कर रहा है पूरा प्रॉपर। 17 जुलाई आ गया। अब मेरे को वापस पावर पॉइंट में जाना है, बाहर क्लिक कर दो और पावर पॉइंट देखो, आसान हो जाता है आपका काम। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका एक आखिरी टॉपिक बचता है, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेट। मान लीजिए ये डाटा आपके पास है और इसको वेब पेज में कन्वर्ट करना है। इसका हमें एक वेब पेज बनाना है ताकि इसको भविष्य में पब्लिश किया जा सके। तो इजी है ये भी। फाइल पे जाओ, सेव एज करो, लोकेशन बताओ कहां पर सेव करना है, नाम डालो। सेव एज अ टाइप में आपको यहां मिलेगा वेब, फिर बस सेव कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है। ये आपको एक वेब पेज बना के दे देगा और आपको सबको पता होगा जो वेब पेज होता है वो ब्राउजर में खुलता है। देखो ब्राउजर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये कोई नोटपैड नहीं है, ये कोई एक्सेल नहीं है, ब्राउजर है। अब मैं इसको खोलूंगा
तो ब्राउजर में डाटा आएगा, ठीक है ना। देखो ब्राउजर ये हमारा गूगल मीट और ये ब्राउजर। अब बात आती है इंटरनेट से कोई डाटा अगर लाना पड़ जाए तो कैसे आता है। ये मैंने यहाँ पे गूगल ओपन करना है। अब किसी एक पर्टिकुलर साइट को आप सर्च कर सकते हैं उसका डाटा लाने के लिए। तो चलिए एक साइट सर्च करते हैं, वर्ल्ड मीटर पॉपुलेशन। देखते हैं दुनिया की क्या पॉपुलेशन है आज। 8.2 बिलियन पीपल हैं आज की डेट में, लाइव चल रही है। तो देख लो जरा आज की जनसंख्या कितनी है हमारी। ये लाइव चल रहा है तो थोड़ा टाइम लें। तो 823 करोड़ 50,93,708। जब तक मैंने बोला 10 बच्चे पैदा, मतलब इतनी जनसंख्या तेजी से चल रही है, ठीक है। अब ये डाटा मेरे को चाहिए। डाटा तो बहुत है, देखो सबका लिखा हुआ है ना, ग्राफिकली सब है। ये डाटा चाहिए, देखो ये बहुत अच्छा डाटा लग रहा है। ये पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बता रहा है ईयरली कैसे कैसे बढ़ी है ना, चेंजेस वगैरह। अब ये डाटा मेरे को एक्सेल में काम करने के लिए चाहिए भाई। डाटा इसमें बहुत सारा है, देखो ये भी है, ये भी है ना, बहुत सारा है। मुझे वही चाहिए, वो निकले तो माने है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे निकलता है। इसका ऊपर यूआरएल आ रहा है और लाइव डाटा निकाल के दिखाऊंगा। लाइव समझते हो? अगर वो डाटा मेरे पास एक्सेल में आ गया ना और 4 दिन के बाद वो डाटा मेरे को वहां पे एक्सेल में लाइव चाहिए तो लाइव ही मिलेगा तुम्हें। मैं वेबसाइट से बार बार नहीं उठाऊंगा, ऐसे ही बनाते हैं वो प्रोजेक्टों को, ठीक है। देखो ऊपर यूआरएल आ रहा है। आप लोग जो ऐप वगैरह देखते हो ना, किसी ने पाइथन में एक ऐप का आविष्कार कर दिया, सचिन तेंदुलकर किसी प्लेयर का नाम डालते हैं उसका लाइव डाटा आ जाता है। तो वेबसाइटों पे डाटा होता है, वेबसाइट कनेक्ट करके रखते हैं, डाटा को इंपोर्ट करके रखते हैं एक्सेल में। एक्सेल से डाटा सीक्वल में पहुंचा देते हैं और सीक्वल को कनेक्ट कर लेते हैं वेब एप्लीकेशन से, और वेब एप्लीकेशन चलती रहती है। तो डाटा ऐसे गोते मारते मारते पहुंचता है, लेकिन लाइव आता है हमेशा। इसलिए वेबसाइट एप्लीकेशन को आप रिफ्रेश करते हो, तुरंत लाइव डाटा मिलता है। हाँ, कोई बंदा थोड़ी ना बैठा है जो डेली डाल रहा है डाटा। तरीके और टेक्नोलॉजी और बुद्धि यूज कर रहे हैं। अब तुमको समझ में आ गया वो चलता कैसे है इसको, खुद थोड़ी ना डालते हैं। आप कॉन्सेप्चुअली अगर किसी चीज को पढ़ोगे ना, तो जो चीज तुमको बहुत भारी लगती है वो असल में भारी नहीं है। हमको बताया नहीं जाता ढंग से, समझ नहीं पाते हम लोग कि क्या चल रहा है। अभी क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब मैं लाइव डाटा आपको लेकर देखो, ये यूआरएल कॉपी कर लो। अब ये डाटा मेरे को एक्सेल में चाहिए, इस वाली शीट पे चाहिए। डाटा में जाओ, फ्रॉम वेब पे क्लिक करो, यहां पे यूआरएल डाल दो, ओके करके वेट करो, ये कुछ समय में कनेक्ट होगा। आपको सारा डाटा दिखाएगा जो भी उस वेबसाइट पे था, उसमें से आपको चॉइस देगा, बताओ कौन सा चाहिए। अपनी पसंद का डाटा ले लेना। उसको उठा रहा है ये अभी। इसने बना लिया सारा रिपोर्ट। आपका डाटा इसमें ही छुप रहा होगा। डाटा की पहचान तो पता है ना आपको, एक एक करके चेक करो किस में है डाटा। देखो स्टार्ट करते हैं। ये था क्या? तुम बताना जहां पे तुम्हें लगे ना सर यही है वो डाटा, वहीं पे उठा लेंगे उसे। यही लग रहा है मुझे, है ना, यही था वो डाटा। कर दो लोड।
बुद्धि दी है भगवान ने, आंखों से देख के पहचानो, और कोई तरीका नहीं है। दे रहा है ना वो डेटा वहां पे, उसको क्लिक कर करके देखो और कैसे दिखेगा, कितना भी डेटा हो। मतलब जहां पे लगे ना थोड़ी सी मेहनत हो रही है, उसको भी सोचते हैं कि शॉर्टकट तरीका, ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। हाथ पैर मारने पड़ेंगे। जो डाटा चाहिए, अभी देखो जो डाटा चाहिए हम गए वहां पे, पहले देखा हमने कौन सा डाटा चाहिए, उसने हमको फिल्टर करके दे दिया, उसमें आप देखो कौन सा डाटा चाहिए, जो डाटा आपको लगे काम का उठा के रख लो। इस काम को करने में कितनी मेहनत लगी, 4-5 क्लिक करके डाटा दिख गया। एक वेबसाइट कितनी बड़ी हो सकती है, कितना डाटा हो सकता है उसमें। हाँ, मतलब यहाँ भी सोचते हो कोई ऐसा एक्सेल में फॉर्मूला होगा। डेटा आ गया हमारे पास, यही चाहिए था हमें, निपट गया काम। अब मान लो इस डाटा को मैं 6 महीने के बाद खोलता हूँ, 6 महीने के बाद, तो ये तो पुराना हो जाएगा सारा। अब ये बताओ, इसका कोई दूसरी वेबसाइट से कोई लिंक ही नहीं है, खत्म है, तो एक्सेल में आ गया, फिनिश हो गया। ऐसा नहीं है, लिंक है, ये डाटा लाइव खींचा है आपने वेबसाइट से, ये किसी यूआरएल से आया, कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखा गया ये। लेकिन अधिकार है आपके पास, आप इसको हाथों से ऐसे चेंज वेंज कर सकते हो, आपके पास राइट्स है, ठीक है, अधिकार है आपके पास, आप ऐसे चेंज वेंज कर सकते हो। हो रहा है ना, मतलब ये तो नॉर्मल डाटा हो गया हमारे पास। कभी 6 महीने बाद खोलोगे और आपको वो लाइव डाटा यहाँ पर चाहिए, तो डेटा में जाके यहाँ से रिफ्रेश कर दो, या आपके डाटा को लाइव खींच के ले आता है। यहाँ पर जो 6 महीने के बाद डाटा बदला होगा वो सारा लाइव, जो आपने हाथों से बदल दिया उसका कनेक्शन नहीं रहेगा। वेबसाइट जो लाइव डाटा से आता है उसको छेड़ना नहीं होता आपको, लाइव डाटा है आपके पास। अब इसी फाइल को आप सेव करके रखो और उसको 6 महीने बाद चला के देखना, क्योंकि ये अगले साल ही दिखाएगा नया डाटा। 2025 का आ गया रिपोर्ट, अब 2026 में खोलोगे तो एक नया डाटा दिखाएगा, 2026 में आओगे तो, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं बदलेगा कि रेगुलर बदल जाए आपका, 25 का हो गया, 24 का हो गया, 2026 में आपका डाटा जो चेंज होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर कुछ चेंज करे थे, अपने आप सही हो गया। समझ आ रहा है कुछ, था कि मैंने कुछ बिगाड़ा था कुछ, और वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट से आ गया, अपने आप सही हो गया। मैं इसको 6 महीने बाद बदलूंगा तो डाटा बदल जाएगा। इसी तरीके से वेबसाइट कनेक्ट होती है मोबाइल से। अभी तो हम छोटा छोटा एक्सेल पढ़ रहे हैं, एक्सेल तो बच्चा है डाटा की फील्ड में, बड़े बड़े टूल होते हैं। एक टूल का नाम बताऊंगा, नाम ही नहीं सुना होगा, देखो आप लोगों ने स्कूप नाम सुना, स्कूप नहीं सुना ना, क्या करें बता दूंगा, कोई छोटा तो ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं जो डाटा को खींचने में मदद करते हैं। जब आप डाटा एक्सपर्ट की फील्ड में जाते हैं ना, तो कंपनी आपको बहुत काम करवाती है, कंपनी में जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई कंपनी का बंदा यहाँ पर आकर आपको सिखा रहा है ना आके, तो उससे अच्छा गुड लक नहीं होता है किसी विद्यार्थी का, अगर कोई ऐसा बंदा आपको बताए। ऐसे ऐसे टूल यूज होते हैं कंपनी में, तो इन चीजों को एक्सेल में लाने का ये तरीका होता है। बट बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लाने के लिए डाटा को स्कूप का इस्तेमाल किया जाता है, तुरंत खींच लेता है वो डाटा। ये खत्म हुआ यहाँ पे। अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? दिस टॉपिक हैज फिनिश्ड। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर ग्राफ। ग्राफ वगैरह क्या होते हैं इनको देखेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कॉलम, पाई, एरिया ग्राफ, ये क्या होते हैं, इनके अलग अलग कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। चार्ट टाइटल, एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, लीजेंड, ग्रिड लाइन, डेटा लेबल और टेबल, ये क्या होता है। और उसके बाद चार्ट को मूव करना सीखेंगे, एक शीट से दूसरी शीट पे कैसे मूव करते हैं। बाकी फिर कस्टमाइज करना सीखेंगे चार्ट को, इन्हें डेटा को कम ज्यादा कैसे करते हैं, ठीक है। देखो इसकी तो जरूरत है नहीं, हटाओ उससे।
तो जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो जो डाटा हमारे पास होता है उसको विजुअलाइज फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोग ग्राफ या चार्ट का यूज करते हैं। चार्ट या ग्राफ की अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर आपको डेटा कंपेयर करना हो तब आप कॉलम या बार चार्ट यूज करें। अगर आपको डेटा सेट के हिस्से यूजर में आपस में बांटने, डिस्ट्रीब्यूट करने, जैसे बंटवारा करते हैं, तब हम लोग पाई या डोनट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास एक डाटा सेट है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो लगातार बदल रही है, चेंज हो रही है, वहां पर हम लोग स्कैटर लाइन या एरिया चार्ट यूज करते हैं। ये होते हैं ग्राफ। इन चार्ट्स का यूज किया जाता है आमतौर पर। ठीक है, अब इनको प्रैक्टिकली एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा चार्ट बनाएंगे हम? कंपेयर करने का। डेटा को कंपेयर कैसे करते हैं देखो। यहां पे देखिए, आप मेरे पास यहां पर एक डाटा है जो कि मंथली दिया हुआ है, साल के हिसाब से 2010-2011 का डाटा होगी, कोई सेल्स वगैरह होगी। अब मुझे इन दोनों सेल्स को क्या करना है? कंपेयर करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो मुझे डाटा कंपेयर करना है कि कैसी सेल बढ़ी, कम हुई, ज्यादा हुई, क्या रहा। तो हम इसके लिए क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं? ग्राफ की। तो जब डाटा कंपेयर करते हैं तो कौन सा ग्राफ बनता है? कॉलम या फिर बार ग्राफ बनता है। किसी को पता है कॉलम ग्राफ कैसा होता है, बार ग्राफ कैसा होता है? हाँ, क्या नाम होता है उस शेप को? कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाँ, रेक्टेंगुलर शेप में कौन सा ग्राफ होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इज द राइट आंसर। अगर आप कॉलम ग्राफ की बात करते हो तो वो वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे की दिशा में, और आप बार ग्राफ की बात करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। तो चलिए करते हैं कंपेयर। ये हमने डाटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाना है। कहां पर मिलते हैं ग्राफ? इंसर्ट में मिलते हैं। इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको चार्ट का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, किसी डाटा के ऊपर कोई ग्राफ बनाना हो और आपको लगे कि आपका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, होता है कई बार, नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है। अभी देखो क्लास में हुआ ना, किसी के साथ भी हो सकता है, नहीं चलता उस टाइम पे। अगर आपको लगे ऐसा तो आप इसकी रिकमेंडेशन ले लो, सजेशन ले लो। ठीक है, क्या ले लो? तो थोड़ा दिमाग सही हो जाता है। अब इसको सजेशन मिल गया, अभी ठीक हो गया। ऐसे ही सबके साथ होता है। तो क्या करो, आप सजेशन दे दो उसको, थोड़ा सा गाइड दे दो, वो ठीक हो जाता है, ट्रैक पे सही आ जाता है। तो अगर आपको लगे कि डेटा के कौन सा चार्ट बनेगा आपको समझ नहीं आ रहा, तो रिकमेंडेशन चार्ट पे देखो, वो सजेस्ट कर देता है। अब देखो इसने मुझे कौन कौन से चार्ट सजेस्ट करे। ये मेरे को इसका एक लाइन चार्ट दिखा रहा है, ये कॉलम चार्ट है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो उसने 3 दफा तो मेरे को कॉलम ही चार्ट बताया, और भी नीचे देखूंगा तो बहुत सारे चार्ट बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा है ना। ये बार चार्ट है, ये कॉलम है। तो ज्यादातर वो मेरे को क्या बता रहा है? कॉलम बार, कॉलम बार, कॉलम बार बता रहा है। तो अब हम इसका एक कॉलम चार्ट बना डालते हैं। यहाँ पे जाना है, चार्ट प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ लिखा होगा ऑल चार्ट। ऑल चार्ट पे ये कॉलम है और ये बार है। देखो दोनों में फर्क दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल, बस इतना ही फर्क है, और कोई खास फर्क नहीं। ये सिलेक्ट किया, ओके किया, बन गया ग्राफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना वही डाटा यहाँ पे। इसमें और इसमें फर्क है। इसमें देखने से मैं तुरंत बता सकता हूँ जून में जो ज्यादा सेल हुई थी, सबसे ज्यादा सेल जो हुई है ना, वो सितंबर में हुई है, और वो भी 2011 में। इस डाटा को देख के अंदाजा नहीं लग रहा, ऐसा दिमाग में कोई लॉजिक ही नहीं आया था कि मेरे को ये निकाल के देना है।
इसको देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि सबसे कम सेल अप्रैल के महीने में हुई है 2010 में। ब्रीडिंग से तुरंत पता लग रहा है, यहां से नहीं लगता ऐसे पता। तो ग्राफ को बनाने के पीछे लॉजिक यही होता है। कोई भी चीज अगर किसी को टेक्स्ट में दी जा रही है और उसको कंपाइल करने में अगर उसको 10 मिनट का टाइम लगता है, अगर वही चीज उसको ग्राफ से दी जाएगी तो उसका हाफ से भी कम टाइम लगता है। इसीलिए क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। आप देखो गाड़ी चलाते हो, कौन कौन चलाता है, कार किसने चलाई है? जब आप कार ड्राइव करते हो तो उसके सामने एक डैशबोर्ड होता है एक डैशबोर्ड। अब सोच के देखो, डैशबोर्ड को गायब कर दूं मैं थोड़ी देर के लिए, और जब आप गाड़ी चलाओ तो वहां सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हेलो रमेश, योर कार इज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 39.34 किलोमीटर पर आवर, राइट नाउ यू आर ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से पट्टी से चलती रहेगी। अब तुम गाड़ी चलाओगे, तुम उसको पढ़ोगे कि चलाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा गाड़ी का मीटर कहाँ चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है, कितनी रीडिंग आ, कितनी स्पीड आ गई, उसको ढूंढोगे किलोमीटर कहाँ आ रहा है इतनी देर में, तो वो चलती रहेगी ना स्क्रीन, आपको नहीं पता लगेगा। अब वहां मीटर का गेज बना देते हैं, 1 सेकंड से भी कम समय का टाइम लगता है, आपको नजर लगानी पड़ती है, तुरंत पता लगता है 40 की स्पीड चल रही है कि 42 की चल रही है। धन्यवाद। चलाते हुए ऐसे ही तो देना है आपको सिस्टम कि 1 सेकंड से भी कम वक्त में आप इमेजिनेशन करके दिमाग में क्लियर कर लो कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, गाड़ी कूल है कि हाई है, और सारा गेज मीटर उसमें 10-10 पैनल लगे होंगे ना, सब कुछ दिमाग में आप 1 सेकंड में पिक्चर बना लेते हो। दैट्स व्हाई वी नीड अ ग्राफ। अभी घुसा दिमाग में, रट्टा थोड़ी ना मारना है कि ग्राफ क्यों बनाना है, कारण है ना, जल्दी समझ में आता है, इसीलिए ग्राफ पढ़ते हैं। अब ये डाटा बन गया ग्राफ का हमारे पास। ये किस तरह का डाटा है, वर्टिकल कॉलम ग्राफ इसको बोलते हैं। अगर इसको चेंज करना है तो आप इसको करो सिलेक्ट, चेंज डिजाइन पे जाओ, सीधे बैठो, सीधे चेंज डिजाइन पे जाओ, और यहां पर आपको मिलेगा चेंज टाइप। चेंज टाइप में जाके यहां से आप इसे पार करो, हो गया, बन गया आपको ग्राफ। जो मर्जी चाहिए आप इसे चेंज कर लो, कॉलम करना है कॉलम कर लो, ठीक है। अच्छा, कोई भी ग्राफ जब आप बनाते हो तो उसको देखने के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, ऐसे ग्राफ के भी 2 व्यू होते हैं। अगर हेड है तो उसके पीछे टेल भी तो होगा, ऐसे इसके भी 2 पहलू होते हैं सिक्के के। तो ग्राफ के 2 नजरिए होते हैं। इसको कैसे चेक करते हैं, डिजाइन में जाके स्विच करके देखना पड़ता है, देखो वही ग्राफ चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब ये देखने का तरीका अलग है, ये 2010 का अलग कर दिया, 11 का अलग कर दिया, वहां पे मिक्स कर दिया, तो ऐसे करके अपना वेट चेंज कर सकते हो ग्राफ को। अब ग्राफ को एक शीट से दूसरी शीट पे मूव करते हैं। जैसे इसको मुझे शीट 1 से उठा के मान लो शीट 11 पे भेजना है, एक नई शीट बनी है शीट 11, इसको शीट 11 पे मुझे भेजना है, तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है मूव का, यहाँ पे जाके आप भेज दो, क्या इसको अलग से भेजना है एक शीट पे जहां पे सिर्फ चार्ट होता है, एक्सेल का कोई काम नहीं हो सकता वहां पे। अभी यहाँ पे मैंने भेजा तो एक्सेल का काम भी तो कर सकते हैं, एक्सेल तो दिख रहा है मुझे। आप इसको जब मूव करते हो तो एक न्यू शीट बना के भेजो, तो वहां सिर्फ चार्ट आपको दिखेगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। यहां से भी उठा के आप कभी भी मूव कर सकते हो, तो वापिस आ गया वहां पे। तो इस तरीके से वर्क होता है, आया समझ में। अब इस डाटा के अंदर मान लो मुझे 2011 का डाटा दिखाना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू शो द 2011 डाटा, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो यहां से डिलीट कर सकते हैं, ये एक तो ये अप्रोच है, लेकिन डाटा डिलीट थोड़ी ना करते हैं। ग्राफ में करो जो भी काम करना, हमको 2011 का डाटा चाहिए, या किसी ने कहते हैं कि 2010 का डाटा नहीं चाहिए, 11 का चाहिए। आप जाओ डिजाइन में, सिलेक्ट डाटा पे जाओ, यहां पर जो जो डाटा आपका सिलेक्टेड होता है वो सब दिखता है पैनल में। 2010 नहीं चाहिए, आप हटा के ओके करो, बन गया। अब ये सारा 2011 की रिपोर्ट है। अब इसके अंदर भी कोई पर्टिकुलर मंथ वगैरह नहीं चाहिए हो तो आप जाके उसको भी हटा ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ के ऊपर क्या करते हो, काम करते हो। अब इसको कस्टमाइजेशन और देखो, इसके अलग अलग हिस्से में अलग अलग पार्ट्स आप देख रहे होंगे, मैंने सब हटा दिया।
अब इस चार्ट को सही करेंगे ना, और ऐसे बन के आ गया आपके पास। अब इसे क्या ही पता लगेगा तुमको, क्या ही पता चल रहा है, क्या ही समझ रहे बात मेरा। तो आप इसके अंदर जब भी कोई ग्राफ या कोई चार्ट होता है ना, तो उसमें उसको समझने के लिए लीजेंड, रीडिंग सब कुछ लिखा होता है, उसी से समझ में आता है। अगर कोई सुई चल रही है तो उसके बगल में लिखा होता है 40 40, तभी समझ में आता है 40 की स्पीड है, और नीचे का पैनल उड़ा दूंगा सुई हिलती रहे, आपको क्या पता क्या चल रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये ग्राफ बन गया, कैसे पता चलेगा किसका क्या वैल्यू है, कौन है कौन नहीं है, तो नहीं पता लगेगा। तो पूरा पैनल हमें कस्टमाइज करना होता है, उसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइज करेंगे चार्ट को तब क्लियर होते हैं। चार्ट में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के। दिल्ली मेट्रो में सफर किया है, मेट्रो चार्ट होता है, वो होता है ना चार्ट, टेक्स्ट फॉर्मेट थोड़ी ना होता है वो कि किताब दे देते हैं आपको, उसमें लिखा रहता है नीले रंग की बस इस मेट्रो स्टेशन से जाएगी, पहला स्टॉप, ऐसे थोड़ी ना लिखा। चार्ट बना होता है, खाली एक लाइन होती है, उसमें छोटे छोटे गोल गोल सर्कल लगा रखे होते हैं, और जो जिस स्टेशन से गाड़ी जाएगी उनके नाम लिखे होते हैं। अलग अलग कलर के रंग होते हैं, होते हैं नहीं होते? अब कौन सा कलर किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग से एक पैनल में दिखा रखा होता है कि ब्लू कलर फलाना लाइन की पट्टी है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, लिख रखा होता है अलग से, होता है कि नहीं होता? इन्हीं सब चीजों को चार्ट्स के क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। इनके बिना चार्ट्स को पढ़ना मुश्किल होता है। अब देखो इसको एलिमेंट डालते हैं। देखो अगर मुझे चार्ट का टाइटल डालना है कि भैया चार्ट किसके बारे में है, लिखना पड़ता है चार्ट का क्या नाम, तो उसके लिए आप इसके एलिमेंट पे जाओ, वहां होता है चार्ट टाइटल, ये रहा, आप लिखो, आ गया ना, अब डाल देना जो डालना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, क्या डाल दूं, सेल्स रिपोर्ट मैंने डाल दिया। अब मेरे को इस चार्ट के अंदर इसके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना है, तो वो भी कर सकते हैं, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, एक का करके दिखा देता हूँ, बहुत टाइम लगेगा यार। 2010 का भी ऐड करता हूँ, फिर 2010 और 11 में डिफरेंशिएट कर देता हूँ आपको। चलो इसी में बताता हूँ, कुछ महीने कम कर देते हैं, 6 महीने का करता हूँ। अब मैं इनके कलर बदल देता हूँ थोड़े से ना। आप ऐसे क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ, फॉर्मेट में मतलब डिजाइनिंग वगैरह होती है, आप अलग अलग कलर दे सकते हो। दे दिया हमने। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा कलर किस मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं पता चल रहा ना। अब उस चीज को दिखाने वाले प्रोसेस को लीजेंड बोलते हैं। अब देखो इसको सिलेक्ट करके आप इसमें लीजेंड एक्टिवेट कर दो, पता चल रहा है? यही होता है ना मेट्रो चार्ट में, पीले रंग की लाइन कहाँ जा रही है फलाना। आप जब जी में गूगल मैप भी खोलते हो तो उसमें लिखो, इसमें भी होता है, ये वाला जो साइन है ये पेट्रोल पंप का साइन है, ये वाला साइन जो है रेस्टोरेंट का साइन है। आप किसी भी जगह जाते हो तो इस तरह के सिंबल्स होते हैं, आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो ऊपर भी लिखा होता है, सिंबल से तो आते हैं रोडों पे सब। तो भाई तो कलर कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? लीजेंड बोलते हैं। इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति को बदल सकते हो, वहां पर ऑप्शन था आपके पास। अच्छा अगला, इनके नाम यहां लिखे मैंने, लीजेंड, लीजेंड से कलर्स पता लगता है, इनके नीचे इनके नाम लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले इनके एक्सिस बनाता हूं। एक्सिस, ये मैंने वर्टिकल एक्सिस बनाया, इस पर वर्टिकल एक्सिस बनाने से स्कोर का पता चला कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे में हमने इसके नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया, नीचे हमें मंथ का पता लगा। अब जब नीचे मंथ आए गए तो इसकी फिर मुझे नहीं लगता कि कोई नीड पड़ेगी। अब नीचे लिख ही दिया आपने मंथ, तो नीड नहीं पड़ेगी। स्विच करोगे तो पड़ेगी, अब पड़ेगी ना नीड। अब ये तो 2011 का डाटा बता रहा है, अब पड़ी ना नीड आपको। तो हर चीज की एक व्यवस्था कर रखी है मैंने। अब ये ऐसे तो नीड नहीं पड़ेगी, ऐसे में पड़ेगी आपको नीड, तो ऐसे ही करके चलते हैं क्योंकि नीड दिखानी है। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ ना लगाऊं और वैल्यू इन्हीं पे लिख दूं तो फिर इसकी नीड नहीं पड़ेगी। वैल्यू लिख दूंगा तो फिर क्या है नीड? ये क्यों होता है? मेजरमेंट के लिए होता है, आइडिया लगाने के लिए होता है। अरे जब मैं यही वैल्यू लिख दूंगा तो इसकी नीड नहीं है फिर। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। अभी मैंने इसको हटा दिया, अभी पता नहीं चलेगा किसका क्या स्कोर है, नहीं पता लगेगा। अब देखो ये डाटा अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो पता चल जाएगा, उसको बोलते हैं डाटा टेबल। डाटा की टेबल ही ऐड कर देता हूँ, नीचे देखिए
कर दिया। तो अब पता मुझे पता चल रहा है कि जनवरी की क्या सेल है, लेकिन इसे डिजाइन खराब हो गया, काफी अजीब सा लग रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। अब क्या तरीका हो सकता है इसको ऐड करने का, कोई तो तरीका होगा। अभी पूरा डाटा ही ऐड हो गया मेरे पास, ठीक है। 6 महीने को हटाना हो तो मंथ में जाके हटा सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अभी बढ़िया लग रहा है वैसे। अभी मैं क्या करता हूँ, स्कोर चढ़ाना है मुझे इसके ऊपर, तो उसको डाटा लेबल कहते हैं। डाटा लेबल पे जाओ और डाल दो, सेंटर में करोगे सेंटर में आ जाएगा। तो मैं इसको आउटसाइड एंड करता हूँ, तो सबकी वैल्यू आ गई, अभी सबकी वैल्यू समझ में आ रही है आपको वैल्यू? पक्का? ये कितना लिख रहा है, ठीक करूँ या ठीक है इतना? समझ में आ रहा है तो रहने देता हूँ, ठीक है। कहते हो तो इसको ठीक कर देता हूँ। कभी ऐसे डाटा हो ना तो इसको ऐसे ठीक कर लो आप। इसको सिलेक्ट करा, ये सारे सिलेक्ट हो गए 2010 वाले। अब इसकी ओरिएंटेशन को देखो, ऐसे थोड़ा ठीक लग रहा है। कभी भी ऐसे ग्राफ होंगे ना तो डेटा आपको ऐसे मिलेगा। अभी देखिए, अभी भी तो समझ में आ रहा है, नाउ मच बेटर। कलर वलर आप डाल ही सकते हैं, ये समझ में आ गया। अच्छा, इनके टाइटल लिखने हैं, जैसे ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, अमाउंट को, वर्टिकल एक्सिस अमाउंट को करता है, और नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथ को, मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइटल कहते हैं उसे, तो वो भी डाल सकते हो आप। यहाँ पर आते हैं एक्सिस टाइटल, ये देखिए नीचे टाइटल की जगह आ गई, लिख दीजिएगा, और यहाँ पे ये आ गया टाइटल, मिल गया। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। लाइनें चाहिए बीच में थोड़ा, उनको ग्रिड लाइन कहते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। उसकी जरूरत जब होती है जब वो नंबर यहाँ लिखे रहते हैं आइडिया लगाने के लिए, यहाँ पे जाके आप ग्रिड लाइन यूज कर सकते हैं। ग्रिड लाइन तो हर तरह की ग्रिड लाइन है, नाउ मच बेटर ग्रिड लाइन, और भी बहुत सारी अलग अलग डिजाइन की। तो इस तरीके से चार्ट का काम करते हैं। तो मैंने कस्टमाइजेशन आपको बता दिया, कॉलम बार चार्ट। अब बाकी के जो चार्ट होते हैं उनको बस ट्राई करके बस बताऊंगा, बाकी के कंपोनेंट्स वगैरह आप सीख चुके हैं। कस्टमाइजेशन, कलर वलर, डाटा कम ज्यादा कहां से करना है वो आप सीख चुके हैं। अब सिर्फ चार्ट बना के मुझे आपको बताना है। अब देखो, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाना है। जैसे 3 लोगों ने प्लॉट खरीदा, इतने इतने की इन्वेस्टमेंट कर दी, अब मुझे दिखाना है कि किसका कितना कितना हिस्सा है। तो कौन सा चार्ट बनेगा, पाई चार्ट। आप सीधा इंसर्ट में जाओ, चार्ट का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप ले लीजिए एक पाई चार्ट, बन गया। अब इनका परसेंटेज हिस्सा दिखाना है, बने बनाए डिजाइन में आ गया। बाकी सब जानते हो आप, कंपोनेंट कहां से लगाना है, कहां नहीं लगाना, कलर काला पीला नीला सब जानते हो, आसान से बना दो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह का डाटा है, अब इसमें क्या है कि स्टॉक है कोई, इसकी जून महीने की, जुलाई महीने की रिपोर्ट है, और ये उसका प्राइस है। अब मुझे इसका ग्राफ दिखाना है। जिसमें कोई स्टॉक टाइप का ग्राफ होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है ना स्टॉक की वैल्यू। अभी 9 बजे इतना, 9:30 इतना, 10 बजे इतना, हर मिनट में चेंज होती है। तो ऐसी जगह पे जो है ना लाइन ग्राफ बनता है। स्टॉक मार्केट में ग्राफ कभी देखो तो कैसा होता है, गोल थोड़ी दिखाते हैं। गोल में समझ में आएगा किसी को, बंद कर देगा और क्या बंद करो भाई, समझ नहीं आ रहा। गोल में पता ही नहीं चलेगा। कॉलम से समझ में आएगा, क्या पता क्या बीमारी। लाइन से समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, करेक्ट। तो इसका मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। सजेशन भी लोगे तो वो आपको सजेस्ट कर देगा, अगर बुद्धि चकरा जाए सीधा सजेशन ले लिया करो, ठीक है। हम गए कहाँ पे, इंसर्ट में गए, यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद हमने देखो सजेशन में भी वो बता रहा है आपको, ए कर दो, 4 में से 2 तो यही बता रही है इसमें, ओके। अभी हम क्या करते हैं, ऑल चार्ट्स पे जाएंगे, स्कैटर। स्कैटर में देखो क्या है, डॉट डॉट आ गया। अगर इन डॉट डॉट को मिला दूंगा क्या बनेगा, इसके नीचे कलर भर दूंगा तो क्या बनेगा, सारे एक ही टाइप है, बस देखने का नजरिया अलग है। तो आमतौर पर लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आ गया, नीचे डेट की तो जरूरत ही नहीं है, हटा दो। अब इसका एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होता है, ये खोल लिया करो। अभी ट्रेंड देखो कहाँ जा रही है, लाइन ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, तो ये इशारा कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। पानी अगर उत्तर की दिशा में बह रहा है नदी के अंदर और आप उसमें कुछ डालोगे तो क्या भविष्यवाणी करोगे, वो जो आपने उसमें डाला वो कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा कि दक्षिण में जाएगा, उत्तर में जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं। जैसा भाव होता है वैसे ही बहता है, जैसी मार्केट बहती है ना उसी भाव में बहना चाहिए। उल्टा चलोगे तो मार्केट में डूबोगे। तो यही होते हैं चार्ट और ग्राफ, ठीक है। तो क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे।